हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिश्री वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। कैसे करे जा रहे हैं गुरुदेव? एकदम चौचक, एकदम मस्त, एकदम चपुआ गुरुदेव हैं। कोनो दिक्कत नहीं बा। और हमार बोर्ड परीक्षा बा गुरुदेव 24 फरवरी दिन। कसम खाई ले हमारे ही खाई ले यार, उनका ना खा, दिक्कत का बा। आराम से जा पेपर दई क्या, कोनो दिक्कत ना ला। अच्छा, आपको पता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि आपका सपना है सर कि वन डे मतलब कि हमने सर कुछ नहीं पढ़ा है, हमारा है 24 फरवरी के दिन पेपर। कसम है, कसम है सर, मात्र 101 रुपए में आप महाभारत बैच को 10 सेट पढ़ो। 10 सेट हिंदी का, 10 सेट आप 22 को पढ़ो। और 10 घंटे मैंने उसको पूरा समझाया भी है। सोचिए, उस पेपर को मैंने वीडियो लाइव समझाया और फिर उसका पूरा पीडीएफ दिया है। वो पीडीएफ जहां सर पेपर में आएगा, सर ये कसम से सर सीएम बोल रहा है, हिंदी का सर उसी से पूरा प्रश्न फंस जाएगा। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए। आपके लिए वहां पे लाइव पेपर सेट दिए हैं। चाहे आप आर्ट से हो तब भी वही है महाभारत बैच, साइंस साइड से हो तब भी है। सबका सोल्यूशन एक ही है, महाभारत बैच। भैया कुछ सोचो मत, जाके ज्वाइन कर लो 101 रुपए में। सर वो पेपर वहां पे मिलेगा जो सर बोर्ड में छपेगा, गारंटी सर ये सीएम ले रहा है सर। हर एक प्रश्न करके आओगे तो महाभारत बैच ज्वाइन करिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से एसके मिस्टरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और ज्वाइन करिए महाभारत बैच। हजारों स्टूडेंट अपना सपना पूरा कर रहे हैं महाभारत बैच के साथ। आपका बैच, आपका महाभारत बैच। और प्रॉमिस करते सर हर एक क्वेश्चन फंसा देंगे, ठीक है ना। चलिए सर, आज हम एकदम तगड़ा वाला सर हिंदी का पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी है ना? गुरुदेव रेडी है एकदम। चलिए सर, 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास समय रहेगा सर। 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए करजवा 33 नंबर की जरूरत पड़ेगी। कितने नंबर? 33 नंबर। पास हो जाओगे। पास होने का चिंता ही नहीं करना है यार, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है ना। अच्छा, महाभारत बैच में ना वीडियो पीडीएफ दोनों है। आर्ट से है, इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र जो भी विषय है सब कुछ महाभारत बैच में है। वहीं पे सबका लगा हुआ है। फोल्डर पे मैंने हम लोग पढ़ा पढ़ा के उसमें वीडियो पीडीएफ डाल दिए हैं। आप लोग जाके ज्वाइन करके पढ़िए, ठीक। सबसे पहले बात करें सर समय की। सर आपके पास समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा पेपर में। 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। प्रारंभ जो 15 मिनट मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे सर? निर्धारित रहेंगे, ठीक। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा? अनिवार्य बोले यानी कि आवश्यक रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर खंड क की। तो जो सर आपका खंड का आएगा यह 50 अंकों का आएगा, 50 अंकों का रहेगा, ठीक है। आप आर्ट से हैं या साइंस से, ठीक। खंड का दोनों का समान रहता है, सेम टू सेम रहता है। यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति की विधा है। तो जो हरिऔध जी की कृति है ठेठ हिंदी का ठाठ, ये किस विधा की रचना है सर? यह एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। अगला है, फूल बिखरे चेहरे, फूल बिखरे, सॉरी, भूले बिसरे, भूले बिसरे चेहरे। जो कृति के लेखक कौन है भैया? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। कन्हैया लाल जो मिश्र प्रभाकर है, भूले बिसरे चेहरे, भूले बिसरे चेहरे कृति के सर क्या है? लेखक है। अगला प्रश्न यहाँ पे, वासुदेव सरग्रवाल लेखक है सर। वासुदेव सरग्रवाल भाई साहब लेखक है। इसके लेखक है तो है भारत की एकता के। वासुदेव सरग्रवाल किसके लेखक है? भारत की एकता के लेखक डॉक्टर वासुदेव सरग्रवाल भाई साहब है। कौन है? डॉक्टर वासुदेव सरग्रवाल भाई साहब है। अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक साहित्य कालिदास की लालिल योजना के लेखक है। आलोचनात्मक साहित्य है कालिदास की लालिल योजना, इसके लेखक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। सर कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भाई साहब है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं। इंद्रजाल जो कहानी संग्रह के लेखक हैं वह भैया जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद इंद्रजाल कहानी संग्रह के क्या है सर जी? लेखक है। तो इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक कौन है सर जी? ये जयशंकर प्रसाद है। अगला यहाँ पे प्रश्न उत्तर नंबर 2 का, सुमित्रानंदन पंत का काव्य संकलन है सर वीणा। वीणा जो है यह किसकी सर जी है? यह सुमित्रानंदन पंत का क्या है? काव्य संकलन है। क्या है सर? काव्य संकलन जो है सुमित्रानंदन पंत जी का है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। प्रगतिवाद युग के कवि सर कौन है? तो ध्यान देना, नागा अर्जुन है। कौन है? नागा अर्जुन जो है यह है प्रगतिवाद युग के कवि के लेखक। कौन है सर? नागा अर्जुन जी हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे, प्रयोगवादी कवि नहीं है। प्रयोगवादी कवि जो नहीं है, शिवमंगल सिंह सुमन जो है ये प्रयोगवादी कवि नहीं है। प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, अज्ञे, ये तीनों तीनों जो है यह प्रयोगवादी क्या है? कवि हैं। शिवमंगल सिंह सुमन प्रयोगवादी कवि नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे, मैथिली शरणगुप्त की रचना है सर। भारत भारती जो है मैथिली शरणगुप्त की रचना है। महावृक्ष के नीचे
काव्य कृति है। महाभारत के जो नीचे ये एक काव्य कृति है। सर किसकी है? किसकी है? गुरुजी वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, बोले अज्ञेय की। अच्छा एक प्यारे बच्चे का प्रश्न बनता है, बहुत प्यारा प्रश्न बनता है, क्या अज्ञेय का पूरा नाम? अज्ञेय का पूरा नाम आप याद रखिएगा, दिमाग में भर लीजिए। सर अज्ञेय का जो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है, अज्ञेय का पूरा नाम है। तो ये रहा सर जी आपका ऑब्जेक्टिव। अब उसके बाद आएगा सर जी आपका गद्यांश। सर कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का सर आपका गद्यांश आएगा। बहुत ही प्यार से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? एकदम मुस्कुराहट के साथ। और ये जो करे जब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, बनी रहनी चाहिए एग्जाम के दिन तक। बाकी तो महाभारत अगर बैच आपने ज्वाइन किया है तो कसम से सर काम खत्म यार। उसके बाद तो आपको पेपर रटना ही नहीं है, बस वही 10 सेट। 10 सेट मतलब कि 8 घंटे का काम है। पहली बात वीडियो 10 घंटे की है, 2x स्पीड से देखेंगे 8-9 घंटे में, मतलब सारा आपको पेपर मैंने सेट सॉल्व कराया और उसका एक एक सेट का मैं पीडीएफ दिया हूँ, क्योंकि आप लोग अलग अलग जिले से होंगे, उस जिले के अनुसार मैंने उसको किया है पूरा पूरा। तो आप वही 10 सेट पढ़ लेना, काम खत्म। इंग्लिश का केवल 7 सेट, कितना? 7 सेट, 6 से 7 सेट सफिशियंट, उससे बाहर नहीं आएगा। बायोलॉजी का 8 सेट सफिशियंट है, केमिस्ट्री का 7, फिजिक्स का 7 सेट, ठीक। हाँ बहुत है इतना। और आल्ट वालों के लिए भी वहां पे जैसे भूगोल का 4 सेट, तो इस प्रकार से डिजाइन किए हैं। तो जाके ज्वाइन करो भैया, महाभारत बैच बहुत तगड़ा वाला बैच है। यहाँ आप लिखेंगे सर गद्यांश। गद्यांश है क्या? ध्यान देना, यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की। आपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा के वेद रहे हैं, रहेंगे भी। पर यह ज्योत विश्व को सर्वोत्तम ज्योत है। पर यह ज्योत विश्व की क्या है सर? सर्वोत्तम ज्योत है, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे क वाला प्रश्न है, क्या है यहाँ पे? गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कहां से लिया गया है? तो प्रस्तुत गद्यांश रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक पाठ से उद्धृत है और इसके लेखक जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। कौन भैया? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है? कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? तो देखिए कौन सी ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? तो यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ पर जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। और यह किस प्रकार, यह किस दीपक की ज्योत है? जो जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की और सेवानिरत जीवन की। यानी कि ये किसकी ज्योत है? यह जो ज्योत है सर जी, यह सेवानिरत जीवन की ज्योत है। तो यहां आप लिख देंगे, लेखक के अनुसार सबके हृदय में सेवा भावना और प्यार की ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योति होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? इस गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? तो कुल मिला के लोगों की सेवा करना है हमें, उनके प्यार, मतलब दिल में प्यार बनाना है। अरे उनके नहीं, बवाल हो जाए। पेपर पे ध्यान दो पहले आप लोग तुम क्या बताएं अब आप लोगों को। कभी मिलो, मिलो हवेली पे, फिर बताते हैं। आपके लिए हवेली बनवा रहे हैं, ठीक है ना? तगड़ा वाला स्टूडियो लॉन्च कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपके सामने रहेगा, टेंशन ना लो, रखेंगे। क्योंकि भैया हम पेपर के बाद, जब पेपर आपका खत्म हो जाएगा ना, सब हम आपको लाइव दिखाएंगे कि हाँ कितनी बड़ी हवेली सर आप क्रिएट करवाए हैं। हर चीज सेपरेटेड मैंने किया है। वहां पे कैसे कैसे बैच चलेगा, हर चीजें बहुत तगड़ा से है। लेकिन आप कैसे प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, आप लोग बना के रखिएगा करेजा, और कुछ नहीं चाहिए कसम सर। मतलब हमारे लिए तो सब आप ही हैं, जो कुछ भी है आप ही हैं। ऐसा नहीं सर पड़ोसी हमारे लिए नहीं भैया, वो तो उसका बस चले। तो मेरी हवेली में सर पानी भर गया था, पड़ोसी के चक्कर में बेसमेंट मैंने बनवाया था, पूरा ओवरफ्लो चल रहा था। हमने कहा भाई सब पे करो, पड़ोसी पे मत करो भरोसा, पड़ोसी पे मत करो। हमने सोचा कि यार उससे अच्छा तो अपने करेजा लोगों पे भरोसा कर ले भैया, अपना प्रॉफिट ही है। क्योंकि आपका जो प्यार और कमेंट आता है ना, उसे देख के एकदम जीरा हरिहरा जाता है। आपको पता होगा सर, हर एक कमेंट का रिप्लाई ये सीओम बैठ के करता है, मैं करता हूं आपके कमेंट का रिप्लाई, ठीक है ना? हम सर वो टीचर नहीं है जो कि सर आए चले गए मतलब ही नहीं। सर हम आपके दिल की बात भी देखते हैं कि आप क्या कमेंट कर रहे हैं, है कि नहीं? तो बिल्कुल एक प्यारा कमेंट दे दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मदर टेरेसा की सेवा भावना और उनके व्यक्तित्व की महिमा का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? तो लेखक ने नर्सों के जीवन की ज्योति अलौकिक और सर्वोत्तम ज्योति बताया है। क्या? सर्वोत्तम ज्योति बताया। फिर यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश का क्या मतलब होता है?
कि जवाब कुछ मतलब नहीं होता है, कुछ मतलब नहीं होता, एग्जामिनर चाचा चूतिया बनाता है। इसे ई जो है ना, जिसके नीचे लाइन दिया है, कुछ नहीं करना है, इसी को सेम टू सेम छाप देना, नहीं तो यार आप बढ़ा चढ़ा के लिख देना। क्या कर देना? बढ़ा चढ़ा के लिख देना। काम खत्म हुआ, काम गुरुजी खत्म हुआ, बहुत तगड़ा वाला यार। मतलब क्या करना है सर जी? प्रस्तुत गद्यांश वाह भैया, यहाँ पे क्या है? नीचे देखो, ये भैया है, ये रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ है। क्या है यहाँ पे? लेखक कहता है कि वृद्ध नर्सों के अंदर कोई अलौकिक तेज है जिससे इनका जीवन सजग बन गया है। ये सब किसी लक्ष्य केंद्रित सेवा परायण जीवन के प्रकाश को विकीर्ण करने वाले प्राणियों का समूह है। इनमें अद्भुत विश्वास भरा हुआ है और इनका जीवन एकाग्र साधना का जीवन है। आज भी ये भयंकर रोग से पीड़ित रोगियों को अपनी मुस्कान भरी सेवा से जीवित रहने का अमर संकल्प देती है। यद्यपि यहाँ पर रहने वाली नर्सों के देश अलग अलग हैं, भाषाएं भिन्न भिन्न हैं, किंतु इनके मन में जलने वाली प्यार और सेवा की अमर ज्योति क्या है? उद्भुत और क्या है? सर्वोत्तम है। अब फिर यहाँ पे अगला है आपका प्रश्न, क्या है? ध्यान देना, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सर यहाँ पे गद्यांश है, गद्यांश है क्या? पहले ध्यान देना। काराथी संस्कृति विगत भित्ति बहुधर्म जाति गति रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम आए तुम मुक्त मुक्त पुरुष कहते मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम ना नात्रितम जयति सत्यम माँ भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, क्या है? विगत संस्कृति में कौन सी दीवारें थी? तो विगत संस्कृति में धर्म जाति ऊंच नीच गोरे काले आदि के भेदभाव की अनेक दीवारें थी। अगला प्रश्न है, जड़ बंधन मिथ्या है और राम सत्य है, यह उद्घोष करने कौन आया था? तो लिखेंगे जड़ बंधन मिथ्या है और राम सत्य है, यह उद्घोष करने महात्मा गांधी जी आए थे। बहुत प्यार से प्रश्न करना है। उसके बाद नातृत्यम जयति सत्यम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका जो अर्थ होता है, झूठ की नहीं बल्कि सत्य की विजय होती है। झूठ की नहीं बल्कि किसकी? सत्य की विजय होती है। रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। मतलब गुरुदेव हिंदी में अर्थ लिखना है, कहां से कहां तक? रेखांकित अंश यहां से यहां तक है। ये कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बस इसी को लिख देना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? हमारी संस्कृति पिछले लंबे समय से बंदी थी, अर्थात यहाँ सब कुछ विदेशियों के इच्छानुसार संचालित था। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप कुछ भी करने की स्वतंत्रता न थी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। सर कविता का शीर्षक और कवि का नाम क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे कि कविता का शीर्षक बापू के प्रति तथा इसके रचयिता भैया सुमित्रानंदन पंत जी है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत भैया से। अब यहाँ करजवा आपका 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का गद्यांश हो गया ना? हो गया ना? हाँ गुरुजी हो ही गया, कोनो दिक्कत नहीं बा। अगला देखो, अगला देखा का है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आंसर देना है। ठीक, कौन भैया? वासुदेव सरगोवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कौन भैया? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो हम यहाँ पे लेंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। क्या लिखेंगे? प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदत्त मिश्र पंडिताई और पुरोहित का काम करते थे, परंतु उनके विचारों में महानता और व्यक्तित्व में दृढ़ता थी। उनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था। प्रभाकर जी की माता जी का स्वभाव बड़ा कर्कश और उग्र था। जब ये खुर्जा में एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे, तब प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली के ओजस्वी भाषण को सुनकर परीक्षा को छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने लगे। इनके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। ये 1930 से 1932 ईस्वी तक सन 1942 ईस्वी में जेल में रहे और राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आते रहे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने अपना जीवन
पत्रकारिता में लगा दिया और आप एक सजग पत्रकार भी थे। आप सहारनपुर में नया जीवन और विकास नामक मासिक पत्रिका निकाल रहे थे। आप मतलब यही भैया पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य सृजन में भी संलग्न रहे, मतलब जुड़े रहे। इनके लेख राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की सजीव झांकियां मिलती है, जिसमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी हैं। हिंदी जागृत का यह सेवक सन 1995 ईस्वी में इस दुनिया से क्या हो गया सर, विदा हो गया। अब इनकी जो कृतियां हैं कौन कौन सी ध्यान देना। सबसे पहले रेखा चित्र है, जैसे कि नया पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना और भूले बिखरे चेहरे। लव कथा कौन कौन सी है, आकाश के तारे, धरती के फूल, संस स्मरण, दीपक जले शंख बजे, खूब आता है ऑब्जेक्टिव। ललित निबंध, क्षण बोले कर्म शुरू मुस्काए, बाजे पायल के घुंघरू, हाँ बाजे पायल के घुंघरू, संपादन नया जीवन विकास। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द में आंसर देना है। सर कौन कौन है, ध्यान देना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। कौन है भैया, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे सर अयोध्या सिंह उपाध्याय का हम लोग लिखेंगे सर क्या सर जी, जीवन परिचय। तो लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 को आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात के बाद इन्होंने काशी के किंग्स कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण बीच में ही अपना विद्यालय छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात इन्होंने घर पर ही फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया और इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ संपन्न हुआ। हरिऔध जी को सरकारी नौकरी मिल गई और वे कानूनगो हो गए। कानूनगो के पद से अवकाश प्राप्त करके हरिऔध जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया, ठीक। और हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति बनाया और विद्यावाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1947 में निजामाबाद में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गई, मतलब देहांत। इनकी सर जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, जैसे नाटक है, उपन्यास है, काव्य ग्रंथ है। तो नाटक पद्म विजय और रुक्मणी परिणय था। उपन्यास प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल। उसके बाद काव्य ग्रंथ प्रिय प्रवास, रस कलश, चुभते चौबदे और वैदेही वनवास था। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह हिंदी खड़ी बोली का क्या है, प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ठीक। उसके बाद अगला आएगा आपके प्रश्न पेपर में, ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में, उससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो हमें उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं भैया 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है, छापेन चला जाता है, छापेन चला जाता है, देखा गुरुदेव टाइम निकल गया, ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक। अथवा लाठी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम शब्द 80 शब्दों में आंसर आपको देना है। यहाँ पे लिखेंगे ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य। चलिए लिखते हैं, ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार कृत मनोवैज्ञानिक कथा है, जिसमें वैज्ञानिक रिपुदन, उनकी प्रेयसी उर्मिला और चिकित्सक मारुति मुख्य भूमिका में है। कहानी का आरंभ भी नायक के ध्रुव यात्रा से लौटने तथा कहानी का अंत ध्रुव यात्रा पर गए नायक की आत्महत्या के साथ होता है। अतः कथा का शीर्षक सार्थक है। कहानी का प्रेम के नए आयामों को प्रकाशित करता रिपुदन उर्मिला तथा मारुति के मध्य घूमता रहता है और उर्मिला रिपुदन का विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर देती हैं, क्योंकि वह अपने प्रेम को राजा रिपुदन की महत्वाकांक्षाओं के पथ में बाधक नहीं बनाना चाहती। राजा अब असमंजस में है कि प्रेम को अपनाए या लक्ष्य प्राप्ति पर ध्यान दें। इसी उपापोह में वह मारुति से मिलता है, जो उर्मिला के जैविक पिता हैं, और स्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कि रिपुदन ध्रुव यात्रा पर वापस भ जाने का निश्चय कर लेते हैं और प्रस्थान के तीसरे दिन अपनी प्रेमिका के नाम पत्र लिखकर आत्महत्या कर लेते हैं। कथा के चरित्र कथा को प्रभावपूर्ण बनाने में सफल हैं और प्रेम के नए आदर्शों को प्रतिबिंबित करती है। यह कथा उर्मिला के निस्वार्थ प्रेम को प्रमुखता को प्रकट करती है और उनके चरित्र के माध्यम से अपना उद्देश्य प्रकट करती है कि प्रेम का वास्तविक अर्थ ही स्वार्थ से मुक्त होना है और कथन व संवाद कथानुरूप सारगर्भित तथा संक्षिप्त होने के बावजूद प्रभावशाली है।
देश काल और वातावरण स्वतंत्र उत्तर भारत में विकसित आधुनिक शहरी वातावरण का चित्रण कहानी में प्रस्तुत करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है स्वपठित खंड काव्य। तो यह आप अपने जिले के अनुसार पढ़ेंगे। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा तो ठीक है, नहीं तो महाभारत बैच में मैं आपको वहां पे खंड काव्य के जितने भी पीडीएफ वहां पे दे दिए हैं आपके जिले के अनुसार, आप वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, महाभारत बैच नहीं किए हैं तो भैया कर लो, क्योंकि सर हम इतना आप चैलेंज करते हैं, हम कह रहे हैं कि अभी भी नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, आप पेपर के 2 दिन पहले वो पेपर वहां पढ़ लो सर, जो बोर्ड में छपने वाला है। सर चैलेंज ये शिवम भाई आपका कर रहा है, 24 फरवरी के दिन ही आपका जीत लेंगे, जब आप पेपर देकर आएंगे पूरे महाभारत बैच के प्रश्न आएंगे, ठीक, पेपर के। तो सर पेपर ही तो इम्पोर्टेंट है ना, हमने तो पढ़ाई बहुत कर लिया, पूरा किताब पढ़ लिया, चीजें पढ़ लिया, अब हमें पेपर पढ़ना है। तो रश्मि रथी है सर, यहाँ पे मुक्ति यज्ञ है, श्रवण कुमार है, सत्य की जीत है, त्यागपति है और आलोक नृत्य है, तो इसको कर लेना है। उसके बाद आएगा संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे है आपका सर जी, हाँ, यथै वो प्रकरण मंताम से लेकर कहां तक है, प्रियम भासती तक। पहली बात मैं आपको बता दूं, मुझे संस्कृत उतने अच्छे से नहीं आती, अगर हम इसको पढ़ देंगे, काट शब्द गलत हो जाएगा तो पूरा कमेंट आप गाली से भर देंगे। सही बोला ना, सही है कि नहीं? अब मुस्कुरा के जर दीजिएगा, हाँ गुरुदेव एक कभी तो पा जाए, कमेंट है तो गुरुदेव एकदम बौछार कर देंगे, इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हाँ, इसको हम सॉल्व तो करा देंगे कम से कम। देखिएगा, अगर हम बात करें सर इसका अर्थ लिखने का, तो इसका अर्थ मैंने बहुत अच्छे से किया है लिखने के लिए। कैसे सर, देखिएगा हर एक लाइन का। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है, ठीक, अवतरित है। अब यहाँ पे इसका अनुवाद मैंने किया है, आप इसको याद कर सकते हैं, एक एक लाइन का मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे अनुवाद किया, इसको आप खुद से कर लेना। उसके बाद आएगा आपका श्लोक, जो कि ये भी 7 नंबर का रहने वाला है पेपर में। कहाँ तक है, निदंतु से लेकर यहाँ तक है, पदम न धीरा तक है। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करना है। अगर आप महाभारत बैच किए तो वहां पे भैया आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा पीडीएफ बस रटते चले जाओ, ठीक है ना। संदर्भ, यह श्लोक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाषित रत्नानी हाँ शीर्षक से अवतरित है, फिर इसका अनुवाद है यहाँ पे, आप इसको कर लेना। उसके बाद निम्नलिखित लोकोक्तियां और मुहावरे में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। चलिए यहाँ पे पहला है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, समरथ को नहीं दोष गुसाई, लकीर का फकीर होना, लोहे के चना चबाना। तो सबसे पहला सर क्या है यहाँ पे ध्यान देना, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, अर्थात हर व्यक्ति अपनी ही राय रखता है, यानी हर कोई अपनी बात पर अड़ा रहता है। वाक्य प्रयोग, बैठक में सभी ने अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अलापना शुरू कर दिया, जिससे कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। उसके बाद यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, क्या यहाँ पे, समरथ को नहीं दोष गुसाई, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है उसे कोई दोष नहीं दे सकता, यानी ताकतवर व्यक्ति जो चाहे कर सकता है। वाक्य प्रयोग, मंत्री जी ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, लेकिन समरथ को नहीं दोष गुसाई के सिद्धांत के अनुसार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, ठीक। अगला प्रश्न है यहाँ पे, लकीर का फकीर होना, अर्थात किसी एक ही काम या तरीके से बंधा हुआ होना, यानी अपने नियम से हटने में असमर्थ होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, वह लकीर का फकीर है, वह हमेशा एक ही रास्ते से जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे के चने चबाना, क्या सर, लोहे के चने चबाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत कठिन परिश्रम करना, यानी बहुत मेहनत करना। वाक्य प्रयोग, इस परीक्षा में पास होने के लिए हमें लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे है, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं आपको करने का तरीका सिखा दूं क्या, सिखा दूं क्या, सिखा दूंगा, आप एकदम मुस्कुराते रहेंगे, देख लेना, क्योंकि सर हम रटवाना नहीं, हमारा काम रटवाना नहीं है सर, क्योंकि पेपर में ना आप एग्जाम देने जाएंगे, आप एग्जाम सर पेपर में देने जाएंगे तो हम तो वहां बैठे नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी यादें जरूर आएंगी, आपको ये देख लेना। क्यों, क्योंकि जब आप बैठेंगे तो जब सारे प्रश्नों को आप हल करना शुरू कर देंगे तो मेरी याद आएगी, गुरुजी बताए तो जो तरीका वही अपना के आज हम प्रश्न को हल कर रहे हैं, ठीक। चलिए सर, सबसे पहले करेजा आपको कैसे करना है, आपको पढ़ लेना। चलिए पढ़ते हैं। आजाद भारत में दुर्गा भाभी की उपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए। ध्यान देना, बहुत प्यार से इसको करेंगे, शिवम गारंटी लेता, चैलेंज कर रहा है। अगर आपको इसके बाद समझाने के बाद नहीं कर पाए इसी को,
पढ़ाना बंद कर देंगे। ये चैलेंज कर रहा है शिवम। सर आपको हम नहीं उसे बोल रहे हैं, मतलब हम पढ़ाई को लेकर चैलेंज कर रहे हैं, समझाने के लिए खुद पे चैलेंज कर रहे हैं इस बात का, ठीक है ना। आप लोग बुरा मत माना करो यार, आप करेजा हमारे दिल पे एकदम सर रहते हो, लेकिन वही बात अब क्या बताएं, नहीं बोलेंगे, बाद में समझाएंगे नहीं। आजाद भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए हैं, ठीक। सरकारों ने उन्हें पैसों से नोलना नहीं भैया, तोलना चाहा। मैं भाई यार कैसा टाइप कर दिया है, तोलना चाहा। कतिपय कतिपय वर्ष पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए, ठीक। भाभी ने वे पैसे वापस कर दिए, लौटा दिए। उन्होंने कहा कि जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे, उस समय उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी। यानी कि हम जब संग्राम कर रहे थे तो हमें इसकी जरूरत नहीं थी कि भैया हमारे यहाँ कोई अगर मर जाएगा तो मुझे सरकार पैसा देगी ना, हमें देश सेवा करनी थी, ऐसा भाभी जी ने बोला। अब भाभी जी ने क्या कहा आगे, केवल स्वाधीनता प्राप्त लक्ष्य था, केवल स्वाधीनता प्राप्त लक्ष्य था। इस धन से यहाँ शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाया जा सकता है। मतलब ये मुझे मत दीजिए, लेकिन हाँ आप ये पैसे से शहीदों का स्मारक बना दीजिए। इतना समझ में आया क्या? एक बार प्यार से बोलो, आप लोग कमेंट करो समझ में आ गया करे, जब बिल्कुल समझ में आ गया। अगर आ गया तो हम आंसर देना सिखा देंगे, ध्यान देना। विदाउट पेन एंड पेपर अप्रोच, बिना पेपर पेन का प्रयोग किए हुए। देखिएगा, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया? स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया? किस प्रकार किया गया? हाँ, कैसे सम्मान किया गया? तो देखिएगा देखिएगा देखिएगा, आजाद भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए, और सरकारों ने पैसे से तोलना चाहा। कतिपय वर्ष पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 51,000 रुपए भेंट किए। यानी कि उनका सम्मान कैसे किया गया? 51,000 रुपए का भेंट देकर, 51,000 रुपए का भेंट देकर सम्मान किया गया। किसका? भाभी जी का सम्मान किया गया भैया स्वतंत्र भारत में। किसका? दुर्गा भाभी जी का। समझ में आ गया? गुरुदेव समझ में आ गया। अगला प्रश्न क्या है? स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था? स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था? ठीक, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था? तो देखिए यहां पर, देखिए केवल स्वाधीनता प्राप्ति का लक्ष्य था। मतलब कि लक्ष्य, एक सेकंड, जस्ट सेकंड बेटा, यहां पर देखिए क्या है, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था? तो स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का जो लक्ष्य था, अपने भारत को क्या कराना सर जी? अपने भारत को क्या कराना सर जी? आजाद कराना। क्या कराना? आजाद कराना। अपन इसे बना के लिख देना यार, बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक, समझ में आया क्या? कोई किसी डाउट है? कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखो, दुर्गा को या दुर्गा भाभी को सम्मान में जो धन भेंट किया गया था, उसे किस हेतु प्रयोग करने के लिए लौटा दिया गया? हा? भाभी ने क्यों लौटा दिया 51,000 रुपए? भाभी ने कहा नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, बल्कि उस पैसे का, इस धन का यहाँ शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाया जाए। समझ में आया क्या? समझ में आया तो एक प्यारा सा कमेंट अपने सीएम भाई के लिए छोड़ के जाओ यार, इस कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं पढ़ूंगा आराम से बैठ के, पढ़ेंगे और रात को 7 बजे डेली रिप्लाई करेंगे आपका, टेंशन ना। हाँ गुरुदेव 7 ही बजे करेंगे? नहीं भैया, कभी भी कह सकी था, लेकिन 7 बजे आपकी याद आती है रात में। हाँ, 7 बजे ही क्यों आती? कभी सर इस पे बहुत अच्छे से हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। अभी तो बोर्ड को लेके चिंतित है ना, आप लोग बहुत मजे लेते हो भैया। अगला है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ही तो हो जाएगा गुरुदेव, पड़ोसी बैठा रहेगा नकल मार लेंगे, झांक लेंगे इसे, है कि नहीं? सूर और सूर तो वीर और क्या होता है? देवता होता है। ठीक, भवन भुवन, भवन मतलब घर होता है, भुवन मतलब सर संसार होता है। ये तो गुरुदेव पड़ोसी का झांक ले तब वो हमार हो जाए। और निम्नलिखित शब्दों के एक शब्द के दो अर्थ लिखना है, जैसे विधिहीन, वारिद, द्विज और सूरभ है। तो यहाँ पे विधि का देखेंगे तो नियम और क्या होता है सर? कानून होता है। ठीक, या फिर विधि मतलब क्या होता है? भाग्य होता है, या फिर सर नियति भी होती है। मेन यही लिखना है, ये सब आपको समझाने के लिए बताए हैं। वारिद का क्या क्या अर्थ होता है? वारिद का मतलब होता है सर बादल, और क्या होता है? वर्षा।
बादल और क्या होता है सर, बारिश का वर्षा होता है। द्विज का मतलब क्या होता है सर, होता है तो द्विज मतलब जो होता है द्विज ब्राह्मण भी होता है और पक्षी भी होता है, ठीक। सुरभि मतलब क्या क्या होता है गुरुदेव, तो सुरभि का मतलब होता है सर सुगंध और गाय। सुरभि का अर्थ गाय और क्या होता है, सुगंध होता है। समझ में आया क्या? फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो, उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। फिर दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, हम चारों लिख देंगे। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, राधा ने पत्र पढ़ी, मेरे को फल ले आओ, और उपयुक्त कथन सत्य है। तो यहाँ पे सबका अर्थ मैंने यहाँ पे लिखा है शुद्ध कर करके, ये शुद्ध है, सीधा उत्तर है। आज मेरा बड़ा भाई आ गया। अब वो जो पहले लिखा था उसमें क्या था, यह वाक्य पहले से ही शुद्ध था, इसमें कोई वो नहीं करना है। राधा ने पत्र पढ़ी, राधा ने पत्र पढ़ी, और इस क्रिया के साथ वचन तालमेल बिठाना होगा और शुद्ध, ठीक ना, शुद्ध वाक्य वहां पे सर जी क्या होगा, राधा ने पत्र पढ़ा, मतलब कि वहां पे था पढ़ी, और ये क्या था सर जी, शुद्ध वाक्य राधा ने पत्र पढ़ा। समझ में आया क्या? मेरे को मेरे को फल ले आओ, तो इसमें को के स्थान पर के लिए प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे लिए फल ले आओ, मेरे लिए फल ले आओ, ठीक। और फिर था उपयुक्त कथन सत्य, ये पहले से ही सही है, इसमें कोई सुधार नहीं करना है। उसके बाद रस छंद अलंकार बिठाएगा आपके पेपर में, रस छंद अलंकार देखिएगा सर यहाँ पे बहुत प्यार से। श्रृंगार रस अथवा कृजवा शांत रस, एकदम चपुआ वाला क्वेश्चन सर, चौचक वाला, एकदम पेपर में आग लगा देंगे सर, आग लगा देंगे पेपर में, टेंशन नहीं लेना सर, यही एकदम छपने वाला है। उदाहरण भी देना है। तो शांत रस सर क्या होता है, शांत रस में वैराग्य, निर्वेद और ज्ञान की प्राप्ति का वर्णन होता है। इसमें संसार के मोह माया से ऊपर उठकर शांति की प्राप्ति का भाव प्रकट होता है, ठीक। उदाहरण के लिए, मन रे तन कागज का पुतला, लगे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना, बस दैट्स ऑल। बाकी खुद कर लेना अपने से। अगला यहाँ पे है आपका अनुप्रास अलंकार या रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण दीजिए। तो सर अनुप्रास अलंकार क्या होता है, परिभाषा, अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण समूह बार बार आना होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, बन बन झन झन ध्वनि सुन, मधुर मन मोहन, तो ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। फिर दोहा अथवा चौपाई छंद का उदाहरण से आप लोग उदाहरण भी लिखना है और लक्षण भी लिखना है, परिभाषा लिखना है। तो अगर आपको इससे सिंपल याद हो तो कोई लिख नहीं लेना, ठीक। आप कहेंगे लघु गुरु लिखना जरूरी है क्या, इतना जरूरी नहीं है, टेंशन ना लो। सर चौपाई छंद क्या होता है, तो चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, उसे चौपाई कहते हैं। उदाहरण के लिए, रामचरितमानस यह कहानी सुनो भाई सब साधु जन, काल न काल करो निंदा, सब जग में राम ही राजा। उसके बाद अगला आएगा आपका पत्र लेखन। सर पत्र लेखन क्या है देखिएगा, अपनी गली या मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई हेतु नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए, अथवा में ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, अपने प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। क्या लिखिए सर, एक आवेदन पत्र लिखिए। तो लिखेंगे उत्तर, क्या लिखेंगे सर जी, सेवा में श्रीमान नगर निगम अधिकारी वाराणसी, ठीक। उसके बाद विषय लिखेंगे, विषय में क्या लिखेंगे, हमारे मोहल्ले की नालियों की सफाई हेतु अनुरोध। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, विषय लिखना आपके लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद लिखेंगे, महोदय सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं वाराणसी का निवासी हूँ, हमारे मोहल्ले में पिछले कुछ समय से नालियों की सफाई नहीं होने के कारण गंदगी फैल रही है और बदबू आ रही है। इससे क्षेत्र में मच्छरों का हो रहा है और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। नालियों में गंदा पानी जमा होने से हमारे घरों में पानी घुसने की समस्या हो रही है, और इससे हमारे दैनिक जीवन में काफी परेशानी हो रही है, ठीक। अतः आपसे विनम्र निवेदन करता हूं या करती हूं कि आप हमारे मोहल्ले की नालियों की सफाई का कार्य करवाने का कष्ट करें, और मैं शीघ्र कार्यवाही के लिए मैं आभारी रहूंगा। अगर लड़की कोई लिख रही है तो वहां पे रहूंगी। फिर धन्यवाद। अपना परीक्षा का डेट डाल देना, भवदी अबस नगर वाराणसी, यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना है बल्कि क्या डालना है, अबस डालना। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो यार, हम हैं बेफालतू, परेशान मत होना, चिंता नहीं करने का। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक निबंध एक एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। एक चीज याद रखना सर, वो 349 का रिचार्ज करवा के धोखा दे सकते हैं, लेकिन ये सीओ में 101 रुपए लेकर सर आपको धोखा नहीं देगा। ज्वाइन करिए महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी
एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वही पेपर पढ़े जो आपकी बोर्ड परीक्षा में है सर। बोर्ड कहाँ से दे देगा यार, हम वो सारी चीजें आपको दे दिए हैं पेपर बना बना के, जहां सर बोर्ड देगा, चिंता ना करो। राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या, मेरा प्रिय साहित्यकार, कृषक जीवन की त्रासदी, ठीक, और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। तो यहाँ पर जो सर हम लोग निबंध करने वाले हैं, राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय की अनिवार्य आवश्यकता। सबसे पहले प्रस्तावना, ये प्रस्तावना है, हेडिंग बना के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे भैया प्रस्तावना में? राष्ट्रीय एकता किसी भी देश के विकास और समृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी शक्ति है जो देश के एक सूत्र में बंधती है और उसे मजबूत बनाती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय एकता का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है आखिरकार? आखिरकार क्यों है कि हमारे राष्ट्र में, हमारे भारत में, प्यारे भारत में सब लोग एकजुट होकर रहें। तो सबसे पहला, जब हम लोग एकजुट होकर रहेंगे तो विकास होगा हमारे भारत का, यानी कि एकजुट समाज ही तेजी से विकास कर सकता है। आपसी मतभेद और विवाद विकास के मार्ग में बाधक होते हैं। सुरक्षा के लिए जब एकजुट देश बाहरी आक्रमणों का डट कर मुकाबला कर सकता है, और एकता की कमी देश को क्या बनाती है सर? कमजोर बनाती है। उसके बाद अगला लिखेंगे सामाजिक सद्भाव। राष्ट्रीय एकता सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देती है और इससे समाज में शांति और अमन रहता है। आर्थिक विकास, एकजुट देश आर्थिक रूप से मजबूत होता है और निवेशक एक स्थिर और एकजुट देश में निवेश करने को अधिक प्राथमिकता देते हैं। अगला है देश की छवि। एकजुट देश दुनिया में एक सम्मानित स्थान रखता है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय एकता की क्या क्या चुनौतियां हैं? सबसे पहला सर जातिवाद है। क्या है? जातिवाद है। जातिवाद एक बड़ी समस्या है जो राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है। धार्मिक कट्टरता भी राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? बहुत बड़ा खतरा है। उसके बाद सर यहाँ पे सर क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद के कारण देश में अलगाववादी भावनाएं पैदा होती हैं। भ्रष्टाचार लोगों में अविश्वास पैदा करता है और राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है। सामाजिक असमानता से लोगों में असंतोष पैदा होता है और राष्ट्रीय एकता को क्या करता है सर? प्रभावित भी करता है। अब राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए क्या-क्या उपाय हैं? सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा की जा सकती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न समुदायों के लोगों को एक साथ लाया जा सकता है। अगला है संचार माध्यम। संचार माध्यमों का उपयोग राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। उसके बाद राजनीतिक इच्छा शक्ति, अर्थात राजनेताओं को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए। सामाजिक सेवा, समाज सेवा के माध्यम से लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होती है। उसके बाद लिखते हैं आप निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे लास्ट में? तो राष्ट्रीय एकता एक ऐसी मूल्यवान संपत्ति है जिसे हमें हर हाल में बचा कर रखना चाहिए। हमें अपने देश की विविधता को अपनी ताकत बनाना चाहिए और हमें सभी धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये रहा आपका सर हिंदी का पेपर, और पीडीएफ वूडीएफ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एसकेएम स्टडी। और एक बात याद रखना सर, वो पेपर पढ़ो जो सर बोर्ड परीक्षा में आएगा। सर बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाए हैं सर, ये एक एक क्वेश्चन वहां मैंने पेपर सेट बनाया है। आप बोर्ड परीक्षा के एक दिन पहले आप वो पेपर रट कर चले जाओ, ज्यादा नहीं, 3-4 घंटा लगेगा, 5 घंटा पेपर पूरा रटने में। ठीक है ना? रट के चले जाओ, गारंटी से ले रहा है सर, हर एक प्रश्न वहीं से आपका फंस जाएगा। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या गूगल प्ले स्टोर से एसके मिस्टडी जरूर ज्वाइन करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।